हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर चल रहा है टिश्यूज, और टिश्यूज में हम ब्लड कंपोनेंट्स तक पढ़ चुके हैं। हम लिम्फ के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ नई जानकारी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने हमारे शरीर में मौजूद हड्डियां कितने संख्या में होती हैं वो जानते हैं, है ना। एक ह्यूमन अडल्ट के पास 206 बोन्स होती हैं, है ना। लेकिन एक ह्यूमन एडल्ट के पास 206 बोन्स होती हैं और किसी बेबी के पास कितनी होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। यानी कि 94 बोन्स कहाँ पर चली जाती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। The reason for this is that many bones in babies are composed of smaller component bones which later get fused to form individual bones. कारण ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं, और बाद में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं क्या होता है कि हमारी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, है ना। तो जो हड्डियां अलग अलग थी बचपन में वो हड्डियां अब जुड़ चुकी हैं, इसलिए बोन्स की संख्या जो है वो एडल्ट्स में यानी वयस्कों में कम हो जाती है और बच्चों में वही बोन्स की संख्या ज्यादा होती है। बोन्स इन द स्कल, है ना। आप देख पा रहे हैं जैसे कि स्कल की बोन्स जो खोपड़ी की हड्डियां होती है, जैसा ये हमारा स्कल है जिसको कपाल कहते हैं, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। किसी बहुत छोटे बच्चे का यहाँ पे टच करके देखा होगा तो आपको यहाँ पे बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आती है, बहुत मतलब ऐसे हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है अंदर को हाथ चला जाएगा, है ना। तो स्कल की हड्डियां जो होती हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। स्कल में बचपन में ज्यादा हड्डियां होती हैं, ज्यादा का मतलब वो अलग अलग होती हैं, और जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे खोपड़ी को मजबूती मिलती जाती है और हड्डियां जो है वो हार्ड भी हो जाती हैं, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है हड्डियां फ्यूज भी हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी जानकारी, ये बहुत अचंभे की बात है। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में क्या होता है, वी आर अबाउट 1 सेंटीमीटर टॉलर देन इन द इवनिंग। सुबह के समय में हम 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं शाम की अपेक्षा, है ना। रीजन क्या है, एज द डे पासेस, जैसे जैसे दिन पास होता जाता है, द कार्टिलेजेस बिटवीन आवर बोन्स गेट कंप्रेस्ड। हमारी कार्टिलेजेस जो बोन्स के अंदर होती है, बोन्स के बीच में जो कार्टिलेजेस होती हैं वो कंप्रेस होती जाती है, यानी कि संघनित होती जाती है ड्यू टू स्टैंडिंग, सिटिंग एंड अदर एक्टिविटीज। दिस कंप्रेशन इन द कार्टिलेजेस मेक्स अस अ लिटिल शॉर्टर बाय इवनिंग। उसको हम समझ कैसे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है ना। अब यदि हमको इसको कंप्रेस कर दिया, इतनी ही बड़ी स्प्रिंग है, लेकिन अगर यदि इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो ये कैसी हो गई, लिटिल शॉर्टर। कैसी हो गई, लिटिल शॉर्टर। तो दिन भर के काम के बाद, दिन भर के काम के बाद दिन भर के काम के बाद क्या होता है, उपास्थि, उपास्थि क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, हो जाती है। और सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तब क्या होता है, बहुत रिलैक्स मोड में होती हैं हमारी कार्टिलेजेस, तो इसलिए खुली हुई होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, रिलैक्स्ड मोड में होती है, रिलैक्स्ड मोड में होती है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये दोनों जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके जीके के भी क्वेश्चन में आ सकता है, कभी आपकी एक नई जानकारी के बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये जानकारी आप क्या करेंगे, एक एक लाइन में बच्चों सभी नोट कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज वाला चैप्टर, तो उसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। हम टिश्यूज के बारे में जैसा कि बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो हमारी मसल्स जो होती है, हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने बोन्स के बारे में, देखो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में हमने बात कर ली है, हमने
सिंपल टिश्यूज के बारे में भी बात कर ली है, सिंपल स्क्वेमस टिश्यूज के बारे में बात करी हमने, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स की बात करी हमने, ब्लड की बात करी हमने, कार्टिलेजेस की बात करी हमने, टेंडन्स की बात करी हमने, अस्थियों और उपास्थियों की बात कर ली हमने, लिम्फ की बात कर ली। अब हमें बात करनी है मांसपेशीय ऊतक के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मांसपेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज यानी कि मांसपेशीय ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। मांसपेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पहले प्रकार का होता है बच्चों स्ट्रिएटेड, दूसरे प्रकार का होता है स्मूथ और तीसरे प्रकार का होता है कार्डियक। स्ट्रिएटेड क्या होते हैं, स्मूथ क्या होते हैं और कार्डियक क्या होते हैं? कार्डियक जो होता है बच्चों ये हृदय की मांसपेशियों की बात हो रही है, हृदय की मांसपेशियों की बात हो रही है। स्मूथ जो है वो क्या है? चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां। और स्ट्रिएटेड क्या है आपका? वॉलेंटरी स्ट्रिएटेड यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां। तीन प्रकार की मांसपेशियां होती हैं मस्कुलर टिश्यू में। हम तीन प्रकार की मांसपेशियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज यानी कि मांसपेशीय ऊतकों के प्रकार, उसको नोट करेंगे। मांसपेशीय ऊतकों के प्रकार। मांसपेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये सभी बच्चे देखेंगे और उसके बाद इन तीनों प्रकार की मांसपेशियों के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय ऊतक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सभी बच्चों को फ्लो चार्ट, किसी भी कंसेप्ट को आपको लिखने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको बहुत टाइम से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को हमको याद करने के लिए फ्लो चार्ट मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फ्लो चार्ट मेकिंग या जिसे हम माइंड मैप कहते हैं, आपके दिमाग में ही जो एक नक्शा बन जाए। जैसे यदि आप सोशल साइंस पढ़ते समय हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो बच्चों भारत का नक्शा सोचने के लिए आपको बुक देखने की जरूरत नहीं। यू कैन इमेजिन द इंडियन मैप। आप भारत के नक्शे को अपने दिमाग में कल्पना कर सकते हैं। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको याद करना है तो आपने माइंड मैप के थ्रू उसको लर्न कर लिया है, आपने 2-4 बार उस तरह से फ्लो चार्ट में प्रैक्टिस कर ली है, तो आप कभी भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को भूलते नहीं है, है ना। तरीका जो है माइंड मैप को सबसे अच्छा तरीका है माइंड मैप में आप क्या करते हैं, आप सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्रेस तरीके से इकट्ठा करके बहुत अच्छी तरह से आप उसको याद कर लेते हैं। और आपको हमेशा के लिए अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि आपको क्या करना होता है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना होता है और माइंड मैप के थ्रू आपको उसको लर्न कर लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बार बार भूले नहीं। क्योंकि आपके पास कंटेंट बच्चों 9th में आपके पास ये कंटेंट है, 10th में आपका दूसरे चैप्टर्स आ जाएंगे, 11th-12th में आपके दूसरे चैप्टर्स आ जाएंगे। और जब भी आप कभी कंपटीशन में जाते हैं तो चारों क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स आपके इकट्ठे होकर के उससे क्वेश्चन पेपर बनता है ना। तो आप
एक साल में एक ही साल का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपटीशन देने जाते हैं तो आपको 4-5 साल का या बचपन से आपने जो पढ़ा है सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका सिलेबस में इंक्लूड होता है और वो क्वेश्चन पेपर के रूप में आपके सामने आता है। और एक साल में जब आप तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन की, तो आपको एक साल में पूरा जितना आपने 9th क्लास से लेकर के ऊपर की क्लासेस में पढ़ा है सारा का सारा आपको क्वेश्चन पेपर के रूप में आता है, जिसमें बहुत बेसिक 9th से भी नहीं बोल सकती मैं, आप 6th क्लास से बोलेंगे। 6th क्लास की जो बुक्स होती हैं वहां से लेकर के जो 12th क्लास तक की बुक्स होती हैं वहां तक सब कुछ आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखते हुए जो भी मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजें समझाती हूँ उसको आपको एज इट इज फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखना भी है। और आपको खुद को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खुद के नोट्स बनाते हैं, तो खुद से भी आपको माइंड मैप कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी तरीके की नकल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने आप को ट्रेन करिए कि कैसे आप एक कॉन्सेप्ट का माइंड मैप बना सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको ब्लड वाले केस में भी बताया था, ब्लड का माइंड मैप आप कैसे बनाएंगे, मैं हमेशा आपको खुद से बना के भी बताती हूँ और आपको पीपीटी के माध्यम से भी समझाती हूँ कि किस तरह से आप माइंड मैप बना करके किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं इजीली, और वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास लर्न रहता है, आपके माइंड में सेव हो जाता है, इसलिए हम उसको माइंड मैप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई होगी, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा क्लियर कर सकें और उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, हम मांसपेशीय ऊतकों के बारे में बात करें। 3 प्रकार के मांसपेशीय ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक ऐसे मांसपेशीय ऊतक जो आपके कंट्रोल में है, एक ऐसे मांसपेशीय ऊतक जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक ऐसे मांसपेशीय ऊतक जो आपके हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियों का प्रकार होता है। तो ये क्या है, ये आपके यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य के कंट्रोल में, मनुष्य के कंट्रोल में। ये क्या है आपकी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं। और ये तीसरी कैसी है, हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियां। हार्ट मसल्स जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती हैं, कंट्रोल में नहीं होती, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसमें 3 प्रकार की मसल्स के बारे में आपने देखा। एक तो होती है स्ट्रिएटेड, वॉलेंटरी स्ट्रिएटेड, जिन पर हमारा कंट्रोल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ में भी मांसपेशियां हैं, पर फिंगर्स मेरे कंट्रोल में है। मैं इनको ऐसे बंद कर सकती हूँ, अपनी मुट्ठी को मैं खोल सकती हूँ, है ना। मैं पेन से अपना हाथ पूरा घुमा सकती हूँ, मैं पेन से यहाँ पे गोला बना सकती हूँ, या मैं देख सकती हूँ आपको, मैं अपने हाथ पैर हिला डुला सकती हूँ, मैं जो चाहूँ, जो मैं अपने मन में सोच रही हूँ वो मैं आपको बोल के समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। ये क्या है, ये ऐसी मांसपेशियां हैं जिन पर मेरा कंट्रोल है, या हम कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में है। कुछ परिस्थितियां जैसे जीवन में हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसी तरह से कुछ मसल्स भी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमारे कंट्रोल में कौन सी मसल्स नहीं होती है ना, ये एक प्रश्न है आपके सामने। देखिए, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, लेकिन हमारे दिमाग के कंट्रोल में होते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। कुछ मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो हमारे मन के मुताबिक काम नहीं करती, लेकिन हमारे दिमाग के कंट्रोल में होती हैं। आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है उसमें ये चीज समझ में आएगी, जो आपका 10th में समझाया जाएगा। आपको जो चैप्टर
अभी हम देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, आपकी हाथ पैर की मांसपेशियां जो हैं वो वॉलेंटरी हैं। हाथ पैर की मांसपेशियां मेरे कंट्रोल में है। इनवॉलेंटरी अनस्ट्रिएटेड मतलब अरेखित मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कौन कौन सी हैं? जैसे हमने कुछ खाना खाया, ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ खाना खाया, है ना, तो हमारे पेट की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे पेट की मसल्स, आप सभी को पता है कि क्रमाकुंचन गति के द्वारा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन जो है वो हमारी फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब भोजन फूड पाइप से स्टमक में चला जाता है तो कभी कभार क्या होता है कि हमारा स्टमक उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है और हमारी इच्छा के विरुद्ध, मतलब हम नहीं चाहते हैं वॉमिट करना, हम उल्टी करना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हमें अनवांटेड क्या हो जाती है? वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये क्या है? ये हमारी उन मसल्स पे कंट्रोल ना होने के कारण होता है। दूसरा, तीसरा है कार्डियक मसल्स, यानी हमारे शरीर में जो हृदय है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, हृदय की मांसपेशियां जो है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जन्म से भी नहीं कहेंगे, माँ के गर्भ में जब हम आते हैं तब से लेकर हमारा दिल धड़कना शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है और हमारी ब्लड को पंप करने का काम करता है। लेकिन वो पंपिंग मशीन हमारी मृत्यु तक हमारे साथ पंप करती रहती है और अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज आती है या कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो जाता है। आपने अब तो बहुत कॉमन हो गया है, 40-50 इयर्स के लोगों को भी इस तरीके से हार्ट अटैक आता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? उन मसल्स में, कार्डियक मसल्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रहा है? तो 3 प्रकार की मांसपेशियां मसल टिश्यू में आप सभी को नोट करनी है इसके बारे में। इसका चिकनी मांसपेशियां जो है, जो आपकी अनकंट्रोल्ड, इंटरनल ऑर्गन्स की, यहां पे हम लिखेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की, मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। सभी बच्चे इस फ्लो चार्ट को नोट करेंगे। सभी बच्चे इस फ्लो चार्ट को नोट करेंगे। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब ये अलग अलग तीनों प्रकार के मसल्स के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम कहते हैं बच्चों रेखित मांसपेशियां। रेखित, स्ट्रिएटेड मसल्स, जिनको हम इंग्लिश में स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, उन्हीं को हम हिंदी में रेखित मांसपेशियां कहते हैं। रेखित मांसपेशियां शेप में कैसी होती हैं? आपको ये स्क्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। ये है आपकी रेखित मांसपेशियां। कैसी मांसपेशियां हैं? रेखित मांसपेशियां। रेखित मांसपेशियां जो है, striated muscles are named so because they show alternate light and dark bands or striations when strained appropriately। देखिए, किसी भी टिश्यू को, किसी भी मसल को, जो भी हमारे शरीर में मौजूद है बच्चों, उसको अगर हमको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप पता करना है, तो हमें उसको स्ट्रेन करना होता है। आप सभी 9th क्लास में हैं, तो आई होप आप सभी को पता होगा कि प्याज की झिल्ली का जो शेप है कोशिकाओं का, उसको देखने के लिए हमें एक रंगीन, जिसे हम कह सकते हैं एक रंगीन कलर जो है वो प्याज की झिल्ली पे डालना होता है, जिसके कारण जो कोशिकाएं हैं वो कलर्ड हो जाती हैं। तो कलर्ड बॉडीज हमें इजीली
दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज है जिसको हम माइक्रोस्कोप के या सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे तो हमें क्लियर उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। क्लियर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या डाउट होने पर आप हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अभी के अभी, है ना। तो संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सभी बच्चों को। हम बात करें स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। स्ट्रिएटेड मसल्स का नाम रेखित मांसपेशियां क्यों दिया गया है? क्योंकि जब इसको हम ठीक तरीके से स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें उसमें स्ट्रिएशंस या बैंड्स आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे ये बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखेंगे सभी बच्चे, ये बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपको दिखाई पड़ रहे हैं लाइट और डार्क कलर के बैंड्स ये हैं, और इसमें आपको न्यूक्लियाई भी दिखाई पड़ रहे हैं जो संख्या में एक से ज्यादा हैं। तो ये कैसी है? ये स्ट्रिएटेड मसल से, ये रेखित मांसपेशियां। जब हम इसको स्टेन करते हैं अप्रोप्रिएटली तो सही तरीके से स्टेनिंग करने के बाद या कलर करने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती हैं। इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम स्केलेटल मसल्स या कपाल की मांसपेशियां भी कहते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड अटैच्ड टू द बोन्स विच फॉर्म द स्केलेटन। जो हमारे कंकाल का निर्माण करती हैं ये मांसपेशियां उस जगह पे भी मौजूद होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इसको हम कंकाल की मांसपेशियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंकाल में मौजूद हड्डियों को अटैच करने में काम आती हैं। वहां पर ये मौजूद होती हैं जहां पर हड्डियों का जुड़ाव होता है। दे आर वॉलेंटरी मसल्स। ये ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। रेखित मांसपेशियां कैसी होती हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। ऐच्छिक का मतलब क्या है? जो आपकी इच्छा अनुसार चलती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां कैसी होती हैं? वो मांसपेशियां होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार चलती हैं, बिकॉज देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल। क्योंकि उनकी गति जो है वो हमारी इच्छा के अनुरूप होती है। सभी बच्चों को आई होप मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो क्लियर हो रहे होंगे। किसी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आपको चैट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन करना है, और उसमें भी आपको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों साइंस का सब्जेक्ट जो है उसमें आपको क्रॉस क्वेश्चन करने चाहिए, अपनी जिज्ञासा को आपको पूछना चाहिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और अच्छे से बिल्डअप होते हैं और अच्छे से क्लियर होते हैं। और इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो आपको बाद में कभी भी कॉन्सेप्ट भूलता नहीं है ना। एक बार आपने जो पॉइंट पढ़ लिया, अगली क्लास में आपको उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। अगली क्लास में उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। अब हम हर साल ABCD तो नहीं पढ़ते ना। हमने नर्सरी और KG में ABCD पढ़ी थी, तो हम क्लास 12th में फिर से ABCD नहीं पढ़ते हैं। हम उससे आगे का, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम जब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं तो हमें वापस घूम करके दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम यही है कि आपको कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करके, कोई भी डाउट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको अपने संदेहों को खत्म करना है उसी जगह पे क्रॉस क्वेश्चन करके, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन करते करते ही आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी कब हो गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐच्छिक मांसपेशियों के बारे में हम बात करें, जो कि रेखित मांसपेशियां होती हैं, जिसको जब हम स्टेन करते हैं तो ऐसे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स दिखाई पड़ते हैं। ये ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो आपकी इच्छा अनुसार काम करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां वो होती हैं जो मनुष्य के इच्छा अनुसार काम करती हैं। मनुष्य के इच्छानुसार काम करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां वो होती हैं जो मनुष्य के इच्छानुसार काम करती हैं। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? स्ट्रिएटेड मसल्स का डायग्राम बनाएंगे और स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में
आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। हिंदी में भी मैंने आपको समझाया और इंग्लिश में भी आपको स्क्रीन में क्लियर दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रिएटेड मसल्स यानी रेखित मांसपेशियां, मैं स्क्रीन से थोड़ा अलग हटूंगी आप सभी बच्चों के नोट करने के लिए। स्ट्रिएटेड मसल्स को हम रेखित मांसपेशियां क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपको एक पर एक अल्टरनेट हल्की और गहरे रंग की स्ट्रिएशंस यानी कि बैंड्स शो करती हैं जब हम इसको सही तरीके से रंगते हैं, स्ट्रेन करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इन्हें हम हमारे स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये आपके उन बोन्स में अटैच्ड होती हैं जो कंकाल का निर्माण करते हैं। दे आर वॉलेंटरी मसल्स, ये ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं बिकॉज देयर मूवमेंट इज अंडर आवर विल, क्योंकि इनकी गति जो है वो हमारी इच्छा के अनुरूप होती है। हम जैसा चाहें वैसा हम इन मांसपेशियों के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया आपके हाथ की, पैर की मांसपेशियां, जिनको आप आपके फेस में मौजूद मांसपेशियां, आप जब चाहें हंसें और जब चाहें आप रोएं, है ना। तो आप स्माइल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप रोना चाहें आप रो सकते हैं। आप अपने हाथों को खोल बंद करना चाहें तो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप जब चाहें जिधर को चाहें उधर को चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चलना चाह रहे हैं आगे और आप पीछे को चल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुरूप ये मांसपेशियां काम करती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेखित मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। सभी बच्चों को, आई होप सभी बच्चों ने क्लियर समझ लिया। और इस डायग्राम को नोट, इसमें एक पॉइंट और है कि उसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। ऐसी मांसपेशियों में बहुकेंद्रकीय होते हैं। न्यूक्लियाई जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में 2 से 3 की संख्या में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बहुकेंद्रकीय इनकी कोशिकाएं जो वो कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय होती हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स जिन कोशिकाओं से बनी हैं वो कोशिकाएं जो है वो कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय होती हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बच्चों स्मूथ मसल्स के बारे में, यानी कि चिकनी मांसपेशियों के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे? स्मूथ मसल्स या चिकनी मांसपेशियों के बारे में देखेंगे। चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां कैसी होती हैं? अनस्ट्रिएटेड और स्मूथ मसल्स, यानी कि अनैच्छिक या चिकनी मांसपेशियां आर कॉल्ड सो बिकॉज दे डू नॉट शो एनी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं उनमें कोई भी लाइट या डार्क कलर का अल्टरनेट बैंड्स नहीं दिखाई पड़ते हैं हमें, जब हम इनको क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं तो हमें कोई भी अल्टरनेट लाइट या डार्क बैंड्स नहीं दिखाई पड़ते, जैसा कि आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे लाइट और डार्क बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो चिकनी मांसपेशियां कौन सी हैं? चिकनी मांसपेशियां अनस्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी प्रकार की लाइट और डार्क बैंड्स या स्ट्रिएशंस को शो नहीं करती हैं जब इसको स्टेन किया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स, ये कैसी होती हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां, ये अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं एज दे आर इन्वॉल्व्ड इन इनवॉलेंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। ये अनैच्छिक मांसपेशियां इसलिए कहलाती हैं क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां, बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो जिससे हमारी इच्छा का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी इच्छा के अनुसार हमारे हार्ट की मसल्स, ऐसा नहीं है कि हम जब चाहें तो हम सांस लें, हम चाहें तो सांस ना लें, हम चाहें तो हमारा हृदय धड़केगा, हम चाहेंगे नहीं तो हमारा हृदय नहीं धड़केगा, धड़कना बंद कर देगा, पॉसिबल नहीं है। अगर हम जीवित हैं तो कुछ मूवमेंट्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं, जैसे पाचन क्रिया का होना, उत्सर्जन का होना, श्वसन का होना, जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है?
तो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ऐसी मसल्स जो है अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारी बॉडी में हैं, जो हमारे शरीर के अनैच्छिक एक्शंस हैं, उनमें काम आती है। द एक्शंस दैट वी कैन नॉट कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर विल, ऐसी गतियां जो हमारी इच्छानुरूप काम नहीं करती, है ना, या हम कह सकते हैं कि ऐसी गतियां जिनको हमारी इच्छा की आवश्यकता ही नहीं है, वो अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। स्मूथ मसल्स होती है, चिकनी मांसपेशियां होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? तीसरे प्रकार की मांसपेशियां जो है बच्चों, वो है आपकी, आई होप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। सेशन का टाइम खत्म होने को है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सभी बच्चों को दो प्रकार की मांसपेशियों के बारे में मैंने आज बताया। एक मैंने आपको बताया मस्कुलर टिश्यूज कितने प्रकार की होती हैं, वो फ्लो चार्ट, वो माइंड मैप आप सभी ने नोट किया। उसके बाद हमने चिकनी मांसपेशियों के बारे में और हमने स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में और रेखित मांसपेशियों के बारे में और स्मूथ मसल्स के बारे में बात करी। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन को ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन से जुड़ने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।